आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम आदिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आदिकाल के लगभग इसमें 315 प्रश्न हैं, जिनमें से हम 283 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज के प्रश्नों में हम 284 नंबर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इसमें पूछ रहा है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य जो है राउल बेल है। इसके जो रचनाकार हैं वो है रोडा कपि, और ये शिलांकित है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये हिंदी का प्रथम नखशिख वर्णन इसमें मिलता है। ये जो है महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि किस रचना से नखशिख वर्णन का प्रारंभ माना जाता है। तो ये है राउल बेल। इसमें 7 नायिकाओं का वर्णन है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल है, जबकि गद्य काल आदिकाल का नाम न होकर आधुनिक काल का नाम है। चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने, बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। फिर है आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आधार काल नाम दिया सुमन राजे ने। इसके अलावा आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। ये सभी महत्वपूर्ण नामकरण हैं, इन्हें आप याद किए रहिएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। आदिकाल का कवि जो है चंद्रवरदायी, जगनिक, दलपत, विजय, जबकि नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, और राम भक्ति काव्य धारा की ये कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। फिर है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। आदिकाल की रचना पूछ रहा है, ये है विद्यापत पदावली। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है, ये भक्ति काल के कवि हैं। बीजक जो है कबीर के हैं, ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है, ये भी भक्ति काल की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। तो ये डिंगल पिंगल भाषा जो है वो आदिकाल की है। फिर अगला प्रश्न देखिए, जितने प्रश्न हैं उसमें कुछ न कुछ नया हमको ज़रूर मिल रहा है, इसलिए पेपर हम जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो नया कुछ है उसे हम या तो नोट कर लें या तो ध्यान से देखें। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू की जो रचना है वो है पौम चरियु, और ये राम की कथा पर आधारित है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। तो वो है पद्धरि। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद जो है वो पद्धरि माना गया है। और स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़ियाँ बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था। राजमती नायिका किसकी है। बीसल देव रासो की है। बीसल देव रासो की है। और रचना किसकी है। नरपति नाल की। नरपति नाल की ये रचना है, और नाल है। और ये जब बीसल देव से रूठ जाता है तो रूठ कर ये उड़ीसा जाता है, वहाँ इसे रानी पद्मिनी मिलती हैं।
फिर इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ये पौंचर्यू है। पौंचर्यू जो है स्वयंभू की रचना है और इसमें 5 कांड हैं, 5 कांड हैं, जिसमें अंत में ये दिखाया गया है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था चारण काल। प्रारंभिक काल नाम जो है वो मिश्र बंधुओं ने दिया और संधि काल नाम जो था वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और बच्चन सिंह का एक महत्वपूर्ण है, बच्चन सिंह को भी देख लीजिए, अपभ्रंश काल जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 कुल 84 सिद्ध थे, ये भी प्रश्न आता है सिद्धों में कितने सिद्ध थे? तो 84 थे। और कौन नहीं थे? तो सारंगधर जो है 84 सिद्धों में नहीं थे। ये रासो रचनाकार हैं, इनकी रचना है हम्मीर रासो। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले हैं तो जगनिक। परमाल रासो इनकी रचना है, परमाल रासो। और परमाल रासो के आल्हा खंड को 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम शीर्षक से प्रकाशित कराया था और वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं शालभद्र सूरी, शालभद्र सूरी। फिर अगला प्रश्न देखिए, भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, धनपाल इसमें है। और देवसेन की रचना जो है वो श्रावकाचार है। पुष्पदंत की रचना महापुराण है और राम सिंह की दोहा रचना जो है पाहुड़ दोहा। देवसेन की श्रावकाचार और पुष्पदंत की रचना है महापुराण। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की रचनाएं जो हैं वो खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। और हालाते कन्हैया भी इनकी रचना है, हालाते कन्हैया। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ये जो समय है ये रामचंद्र शुक्ल का है, तो इनका ये नामकरण भी रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखें, देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को हम देख लें। आदिकाल जिसे वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उसका काल विभाजन उन्होंने किया संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल का नाम दिया उन्होंने भक्तिकाल और 1075 से 1700 संवत 1700। उत्तर मध्यकाल का जो काल विभाजन उन्होंने किया 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल गद्यकाल जो है 1900 से संवत 1900 से 1984 तक। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं पूछ रहे हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय को आदिकाल नाम दिया। फिर अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में किस प्रकार
का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्त पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। तो ये हम सभी जान रहे हैं कि जनजीवन सामान्य से, जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जनजीवन से इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन कर रहे थे। कृष्ण भक्त पर आधारित काव्य पूरा नहीं लिखा गया, जैसे विद्यापति ने अपनी पदावली में कृष्ण का वर्णन किया, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने नहीं। और निर्गुण उपासना इसमें मुख्य नहीं था, और ये प्रश्न तो मान लीजिए ही नहीं, तो ये जो है ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकुरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना। तो अमीर खुसरो और पृथ्वीराज चौहान से कोई मतलब नहीं था, तो ऑप्शन गलत हो गया। अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, तो ये सही है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ये है। अतिशयोक्त अलंकारों का प्रयोग खूब किया है इन्होंने। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं किया गया है, इसमें कल्पना और इतिहास का सम्मिश्रण किया गया है। कुछ चीज़ें काल्पनिक है, कुछ चीज़ें ऐतिहासिक हैं, और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन डी इसमें सही है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध का क्या नाम है? ये है पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। कामायनी जो है छायावाद की रचना है, प्रसाद की रचना है ये। रामचरितमानस तुलसीदास की है, सभी जान रहे हैं। और ये राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं वो। फिर है विद्यापद के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापद के जो पद हैं, पदावलियाँ जो हैं वो मैथिली भाषा में लिखी गई, और पदावली के आधार पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया, मैथिल कोकिल कहा गया। फिर है कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? स्वयंभू की रचना पूछ रहे हैं, कौन सी नहीं है? तो इसमें महापुराण जो रचना है ये पुष्पदंत की रचना है, और ये तीनों रचनाएं पयंचरु, ऋट्ठिणीमचर्यु और स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। स्वयंभू की जो पयंचरु रचना थी ये अपूर्ण थी, और इसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। त्रिभुवन ने, इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था, त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित रचना पूछ रहे हैं, तो अपभ्रंश प्रभावित रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, और ये शालभद्र सूर्य की रचना है, और इसका जो समय है 1184 ईस्वी है। 205 छंद हैं इसमें, 205 छंद हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि छंदों से भी प्रश्न आने लगा है। एक 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। फिर अगला प्रश्न देख लें। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था?
अभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो पतंजलि ने किया था। पतंजलि ने किया था। फिर है सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों के प्रथम कवि जो हैं वो सरहपा हैं। इनका समय कितना राहुल संकृत्यायन ने माना है? 769 ईस्वी। और राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि भी सरहपा माने गए हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, यह व्याकरण ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। और दामोदर पंडित इसके लेखक हैं। दामोदर पंडित। यह रचना राजकुमारों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए लिखी गई थी। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पेंगलम के रचयिता जो हैं वो वंशीधर हैं। प्राकृत पेंगलम। टीका के रचयिता वंशीधर हैं। और लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। यहाँ प्राकृत पेंगलम पूछ रहे हैं कि रचना रचयिता कौन है? तो वंशीधर। टीका जो है वंशीधर ने लिखी, लेकिन रचना जो है वो प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह ये जो है वंशीधर ने किया। लेकिन मुख्य रचनाकार अगर माने जा रहे हैं तो ये लक्ष्मीधर। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया था? तो गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि कहा गया था। और मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य रचनाकार गोरखनाथ को माना था। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य रचनाकार गोरखनाथ को माना था। और एक प्रैक्टिस सेट अगर हम और पूरा कर लेंगे तो आदिकाल पर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2002 से लेके 2021 तक वो सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।